बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया कि TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बादशाह फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप एक हद से आगे बढ़ें, बज़ोर ताकत रियासत से बातें नहीं मनवा सकते। दूसरी जानिब अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का ओहदा संभाल लिया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो आज मामला तय पाए, मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया गया। क्या समझते हैं कि क्या मामलात मुज़ाकरात से हल होता आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आया। मैं अपनी कम इल्मी पे माजरत चाहता हूँ कि ये कौमी सलामती कमेटी में से क्या सामने आया। मतलब है कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। एक तो ये बात सामने आई जो कि अच्छी है। तो मुज़ाकरात किससे जारी रखे जाएंगे? अच्छा, एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, कलअदम जमात। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज अपने एलामिया जारी किया है कि वो कलअदम नहीं है, तहरीक अलबैक कलअदम नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। और यानी हम अलकायदा को अलकायदा कहते हैं। अब जरा अब तसव्वुर करें कि ये क्या हो, क्या अलकायदा, दाइश इस तरह होता है ना, कलअदम अलकायदा इस तरह तो नहीं। और पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक रजिस्टर्ड जमात है, उसका अगली लफ्ज़ मारो कलअदम जमात, कलअदम जमात। तो तहरीक अलबैक पाकिस्तान जो है, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे जो उनकी बात हो रही है उनकी तरफ से। उनकी कवरेज वगैरह दिखाने पे पेमरा ने पाबंदी आयद की है, उसकी हम मुकम्मल तौर पे पासदारी करेंगे जो पेमरा के कवानीन है। इमरान खान साहब का कल जो खिताब है जो वो करने जा रहे हैं, उसका भी वक्त का ऐलान तो नहीं हुआ और ये भी तय नहीं कि वो कल ही करेंगे। हो सकता है कल ना करें, क्योंकि ज़राए के हवाले से खबर आई है। हो सकता है वो एक आध दिन ठहर जाएं। लेकिन उनका जो भी खिताब होगा वो बहरहाल ये उनकी अब समझें कि सियासी ज़िंदगी का और वैसे भी जो स्पीचेस वो शौकत खानम के लिए करते हैं, ये सबसे अहम खिताब होगा कि उसमें वो क्या बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि सब ने इमरान खान साहब की तरफ, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, तो फैसला यानी आप अगर देखें तो आज तमाम जो वज़रा हैं या तमाम कौमी सलामती कमेटी का जो इलामी जो भी बात आई है वो ये कि जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी होगी, यानी वज़ीर आज़म की पॉलिसी जो होगी उस पर रियासती अदारे अमल करेंगे जी। अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी क्या होगी? आज तक जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो मैंने कल भी बात की थी कि मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कलअदम है, मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कि इंडिया के एजेंट्स हैं, और मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कि मतलब क्यों हो रहे हैं फिर मुज़ाकरात? अच्छा, फिर ये जो गागेगी का इशू होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आईनी हाथों से निपटा जाएगा, ठीक है। मतलब ये मतलब वो तो अभी आखिरी तलात जो आ रही थी तो वो तो वज़ीराबाद के करीब पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे कोई मतलब रात को शायद वज़ीराबाद क़याम होगा और उसके बाद वो सुबह चलेंगे। और ये 7वां 8वां रोज़ है जो GT रोड भी बंद है जी। अच्छा, तो इसमें अब ये जो क्यास है, एक क्यास है ना, अफरा तफरी। ये क्यास आपको पता है ना कि लफ्ज़ क्यास है, ये एक मैथमेटिक्स की एक टर्म है, ये एक साइंस है इसकी। और ये सियासत में या रियासती अमूर में ये क्यास थ्योरी है बाकायदा। अच्छा, और ये एक किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब, अगर उसका टाइटल बनाए। और वो ये MIT और ये सारी जो रिसर्चेज हुई हैं, तो ये किताब जो है ना, मेकिंग अ न्यू साइंस, जेम्स क्लर्क की, ये पढ़ने वाली किताब है, मेकिंग अ न्यू साइंस। मुश्किल है थोड़ी सी, मगर इसके ऊपर आप एक तितली की तस्वीर देखेंगे। ये क्यास थ्योरी जो है ना, क्यास थ्योरी के अंदर ये है कि कभी भी मामलात ठीक नहीं जाते। यानी मैथमेटिक्स है, मैं उसको जो जितना मैं समझाऊं, और बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लफ्ज़ मान लो ना, क्यास का, ये मैथमेटिक्स का लफ्ज़ है, क्यास थ्योरी। अच्छा, ये एक्चुअली ये इस तरह से होता है कि जैसे इस क्यास थ्योरी के अंदर ये है कि हर चीज़ जो
सिस्टम्स के अंदर, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो जिंदगी में कोई भी, वो इतने पेचीदा मामलात होते हैं कि वो कभी सीधी लकीर में नहीं चलते। ये है बेसिकली क्योस, मतलब ये देखें ना, क्योस है, ठीक है ना, मार्केट फीडबैक आ रहा है यहां से, और इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। वो बड़ी, मैं वापस आता हूं इस पे, एक बटरफ्लाई इफेक्ट बड़ा कमाल है। आपने जितनी भी क्योस थ्योरीज की आप देखेंगे ना, तो उसमें बटरफ्लाई बनी होगी, एक तितली बनी होगी। एक बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मतलब आप मैक्सिको में उड़ती हुई एक तितली के पर काट दें, तो क्या उसके नतीजे में मैक्सिको, तो क्या उसके नतीजे में वो जो तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा था, क्या वो तूफान रुक सकता है? तो बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि रुक सकता है। अच्छा। एक छोटे से वाकये का जो है वो बहुत बड़ा, इसको हम कभी ब्लैक स्वान भी इसी में से फिर निकलती हैं सारी टर्म्स, लेकिन ये कि छोटा सा वाकया है कि एक तितली कहीं उड़ रही है, वो तितली के उड़ने से हवा चेंज हुई, हवा के जो होने से ये असर पड़ा, करते 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 वो पूरी, यानी छोटा सा इवेंट बड़े वाकयात को जन्म दे सकता है। ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो अब ये सियासत में इस्तेमाल होता है ना, कि देखिए ना, छोटे से वाकयात को बटरफ्लाई इफेक्ट जो है वो पूरे के पूरे जो लैंडस्केप है, वो एक पूरे के पूरे केओस को जन्म दे सकता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। क्योंकि आप कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि अच्छा जी स्टॉक मार्केट में ऐसे होगा, आप कैलकुलेट करके बैठे हैं मौसम ऐसे होगा, छोटा सा बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ। बटरफ्लाई इफेक्ट उसका एक सिर्फ यानी नाम है, इसला है, यानी छोटा सा वाकया हुआ और उस वाकये ने तमाम मंजरनामे को तब्दील कर दिया। अच्छा, अब तो ये तो हो गया ना क्योस। अब आ जाए इसको पॉलिटिकल, जो जिंदगी में इस्तेमाल होता है, दुनिया में इस्तेमाल होता है क्योस, छोटा सा वाकया ही होता है जो बुनियादी तौर पे बड़ी तब्दीलियों का बायस बनता है। चाहे वो ट्यूनिस में कोई आग लगा ले अपने आप को, सब्जी फरोश, जिसका ठेला जो है लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और वो सुबह गया पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों ने बेइज्जती की उसकी, और उसके बाद वो थाने गया, पुलिस वालों के पास गया, अदालत गया, इधर गया उधर गया, सर पटकता, आखिर में उसने जाके अपने आप को आग लगाई और एक अरब स्प्रिंग शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हो रही। तो बात यह सारी कि ये बहुत एहतियात और बहुत ज्यादा, खान साहब की ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कल की तकरीर, कि उसमें वो पॉलिसी बयान देंगे कल या परसों जब भी खिताब करेंगे, और उनका जो पॉलिसी बयान होगा, जो अभी फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब ने बात बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब या हुकूमत के का जो नुक्ता नजर है, मैं उससे, वो जो बात कर रहे हैं ना, रियासत की रिट होनी चाहिए और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और जो शहीद हुए हैं लोग, जो पुलिस वाले खास तौर पे, और जो अवाम परेशान है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए शुहदा की, वो सारी बातों से कोई उनसे इख्तिलाफ की तो गुंजाइश ही नहीं है। बात यह है कि इसमें इस मामले को निपटाना कैसे है, इस मामले से आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है। और अब ये जो है, ये अगर आप इसको ये कहें कि कलदम जमातों से, तो भाई वहां तो फौज ने किया था ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उसके साथ तो हम ना जोड़े ना, मतलब वो ये एक जो है, ये एक रजिस्टर्ड सियासी तंजीम है, ये इसको कलदम नहीं कहा अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फवाद चौधरी साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि रियासत की रिट बहाल होनी चाहिए और किसी को, जत्थों को जो है वो कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि इस मामले को निपटाना कैसे है। जत्थे तो न्यूयॉर्क की सड़कों पे भी निकलते हैं, ठीक है, ट्रंप सदर खुद कह, मतलब ये छोड़ दें, ये पूरी दुनिया को, मतलब ये इस वक्त जो है ना, मतलब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां पर वो एक अजब सी दुनिया है। तो असल ये होता है कि हुकूमत उसको निपटाती कैसे है। और ये बात में आपको बड़ी अजीब, मेरी आज तहरीक लब्बैक के बड़े करीबी लोगों से बात हुई। वो इलेक्शंस में, अगले इलेक्शंस में इमरान खान साहब को सपोर्ट करने का सोच रहे थे। आप एक कमाल की बात देखें, उनका ख्याल ये था कि हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे इलेक्शंस में। अच्छा, उनसे काफी लोग बड़े बेजार हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों के वोट
तोड़ ताड़ के अपने 20-30 लाख वोट उठाने का मतलब है कि दूसरे लोगों के वोट उठाएं, तो उनसे उनकी अपनी पावर है। अच्छा, अब इसमें आज जो कौमी सलामती के इजलास में चीज सामने से निकली कि जो वजीर आजम कहेंगे वो सबकी पॉलिसी होगी, यही बात शेख रशीद साहब ने कही कि कल वजीर आजम पॉलिसी बयान देंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा वजीर आजम बयान देंगे, तो उधर ही चला गया ना सारा। आखिर में वो मैं कहता हूं ना कि सारा का सारा जो है वो मामला जाएगा वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर कि वो क्या बात करते हैं। और ये मसला जो है, मैंने कल भी बात की थी, ये इशू जो है ये खान साहब को और उनकी काबीना के लोगों को समझना चाहिए कि जो मामलात को निगोशिएट करके ख़त्म किस तरह किया जाता है, मामलात से मतलब आगे कैसे निकलने। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इसलिए आए थे कि वो मुल्क को जत्थों से आज़ाद करवाएंगे? मेरा ख्याल है वो इसलिए आए थे कि उन्होंने लूटी हुई दौलत वापस लानी थी, उन्होंने बिला इम्तियाज एहतसाब करना था, उन्होंने अदारों को दुरुस्त करना था। अब वो एक ऐसी ट्रक भी नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा एक बड़ी मालगाड़ी की बत्ती के पीछे वो लगे हुए हैं, जिसमें रियासत की रेट जो है इस मरहले पे जाके, जब इकोनॉमी के अंदर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहे हैं, जब आपकी बातचीत, तो वो रियासत की रेट बहाल करने के लिए उनको एक मालगाड़ी की बत्ती के पीछे लगा दी है। ठीक है, मतलब मालगाड़ी की बत्ती के पीछे नहीं, माजरत मालगाड़ी तो एक ट्रैक पे चलती है। ये आप समझ लें कि इसको किसी ये वो कहते क्योटिक थ्योरी के अंदर नहीं, कोई बटरफ्लाई के पीछे लगा दी है, इसके पीछे तो ये ऐसे ऐसे ये यूं यूं। ठीक है, तो अब वो रियासत की रेट बहाल होगी। यानी आप सारा तसव्वुर करें कि रियासत की रेट जो है ये बहाल, ये इस मरहले पे सारी चीजें पीछे चली गई हैं, एहतसाब, मईशत, महंगाई सब पीछे चलेगी, अब रियासत की रेट बहाल होगी। अच्छा, उन्होंने वो जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनको 7वां 8वां दिन है, अभी तक उनसे बात हो रही है आपको करना होगा वरना रियासत ये करेगी। भाई वो कर रहे हैं, करना होगा नहीं, वो कर रहे हैं, वो तो वजीराबाद पे पहुंचे हुए हैं और 8 रोज से वो रास्ते में सड़कें बंद हैं और परेशानियां हो रही हैं लोगों, तो करना क्या है? मतलब इसमें क्या, देखिए मैंने कल भी बात की थी, मेरा जहां तक ख्याल है फौज तो गोली नहीं चलाएगी, फौज गोली नहीं चलाएगी, रेंजर्स भी गोली नहीं चलाएंगे। वो पुलिस की जहां पर वो सूरत हाल क्रिएट होगी जहां पे मामला, आज आपको पता है भी वजीराबाद आ रहे तो पुलिस हट गई पीछे, पुलिस हट गई पीछे। बात ये सारी वो पीछे हटे कंटेनर्स हटा के आगे इशू ये सारा कि इसको, इस मामले को निपटाना है। ये जो हमारे खास तौर पे जो मुंतखब अरकान है, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और बाकी जो जोमा हैं हुकूमत में, उलमा तैयार हैं दरमियान में मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, लेकिन यह है कि अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, सड़कें खुलवाना इसमें इशू नहीं होता। एक बात जो मैं बस इसको कह के फिर मैं आगे, क्योंकि ये मसला जो है ये कहीं इमरान खान साहब को फिर दोबारा किसी गलत जगह पे वो ले गए। देखें, फैसल वाउडा साहब ने उस दिन कहा कि इमरान खान साहब को इल्म नहीं था। शेख रशीद साहब ने इसकी उन्होंने कहा कि हर चीज इमरान खान साहब की मर्जी से हुई। शेख रशीद साहब ने भी तो जाना है पिंडी, बिल्कुल ठीक है, रावलपिंडी जाना है ना। अच्छा, तो फैसल वाउडा साहब ने गालिबन कराची जाना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये सारी कि इसमें ये इशू कभी भी नहीं होता। ये एक सियासी जमात से ये मुख्तलिफ जमात है आम रवायती सियासी जमातों से। एक डॉक्टर्स मुजाहरा कर रहे हैं, वकला मुजाहरा कर रहे हैं, उनको आपने मुंतशिर कर दिया, ठीक है ना। ये इवन किसी जगह पर कोई सियासी मुजाहरा भी हो रहा है, आप वैसे तो उनको उसको करने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। पीडीएम का कोई, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि नैब के दफ्तर जा रहा हूं, बुला के दिखाओ, याद है आपको वो दिन और आज का दिन। मौलाना फजलुर रहमान का नाम, एक उन्हें क्या कहना, एक चिट्ठी नहीं गई उनके नाम, किसी ने नाम नहीं लिया नैब में उनके। मौलाना फजलुर रहमान से कौन मौलाना फजलुर रहमान, इस तरह का जवाब आता है वहां से। अच्छा, ये सुना सुना लग रहा है नाम, इस तरह का जिक्र आता है वहां से। ये आपने पीटीवी में देखा है जो शुएब अख्तर साहब और उनके साथ हुआ है। मतलब यहां पर एक अजीब और गरीब किस्म का जो है ना, एक बस खुदा जाने क्या खान साहब को कहां पे लगा दी है। और खान साहब अब
रियासत की रिट बहाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक ये मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये तहरीक लबैक के हवाले से, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जो जिस तरह मैं देखें, एक मुजाहरा हो रहा है सियासी जमात का, सियासी जमात आई चली गई, ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा है, डॉक्टर्स का वकला का एहतजाज हो रहा है, इनका सड़कों से उठना जरूरी इतना नहीं है जितना इनका मुतमईन होना है, क्योंकि ये एक सोच है, बिल्कुल है, तौहीन रिसालत, एक नजरिया, एक ख्याल है, एक तसव्वुर है, एक अकीदा है, एक ईमान है। अब उसमें आपने जनाब लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, आगे मैं बात नहीं करना चाहता कुछ ज्यादा। लोगों ने अपना हल्कों में जाना है, इलेक्शंस के वोट लेने हैं। क्या ऐसा नहीं, ये तो कलदम नहीं है, जो कलदम तरीन जमात, जो बिल्कुल कलदम जमाते हैं, बिल्कुल कलदम मुकम्मल तौर पे, क्या उनकी हमायतें सियासी जमातें नहीं हासिल करती अपने इलाकों में? क्या उनके लोगों को नहीं कहा जाता कि यार हमें वोट डालो और हमारी हमायत करो? कहा जाता है। बिल्कुल। क्या उन्हें चंदे नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं, जो कलदम है। उसकी वजह यह है कि उनका एक अपना कलदम होने से, यानी क्या 20-30 लाख आदमी जो है वो मुल्क का अचानक वो जो है वो गायब हो गया, वो दहशतगर्द हो गया और वो घरों को चला जाएगा, तो वो नहीं, एक मिनट, डंडे असला लेके साहब घरों को चला जाएगा, तो वो सारे के सारे वो यानी ये क्या तसव्वुर है? वो सब ठीक हो जाएंगे। और अगर उनके पास, उनके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक खास मौके पे, हमारे यहाँ खास चीज होती है, और इतनी पिटी हुई चीज है ना, आप तो यकीन करें कि इसको सुन के भी, एक खास मरहले पे ये, यानी मैं जब से, ये पता नहीं कितने सदियों पुराना किस्सा है, जब मैं बच्चा था तो उस जमाने में मैं सुनता आ रहा हूं, इंडियन एजेंट, रॉ की साजिश, इंडियन एजेंट, खुफिया हाथ, आईनी हाथ, यहूदी एजेंट, कादियानी एजेंट, ठीक है, अच्छा जी, इस तरह की अमरीकी साजिश, ये सारी बातें जो हैं, तो अब ताज़ा जो मामला दरपेश हुआ है, सारे मुआहदे करके इलेक्शन, अभी दो रोज पहले, परसों की बात है कि अचानक इंडियन साजिश पकड़ी गई है। इंडिया से पैसा आ रहा है तहरीक लब्बैक वालों को। ये अच्छा, इससे पहले मैंने कहा नहीं, ये खास मौके पे ही होता है। नहीं, एक खास मौके पे, आपको याद नहीं, एक मिनट, इससे पहले क्या हुआ था आपको याद नहीं? मुस्लिम लीग नून गद्दारी के पर्चे कट गए थे, आर्टिकल 6 के पर्चे कटे गए, 2 दिन बाद वापस हो गए। आर्टिकल 6, अल्लाह माफ करे, आर्टिकल 6 साहब के हवाले से भी ऐसी बातें, मौलाना साहब के हवाले से भी आर्टिकल 6, और नवाज शरीफ साहब, ये जो वाकया पेश आया, ये 2000 ये जब ये हो रहा था ना सारा धरना वरना और ये सारा, तो मैं बैन हुआ था उसमें, जैनब केस में। अच्छा, जैनब बच्ची का जो केस था, कुछ उसी बच्ची की बदवा लगी हुई है इस पूरे सिस्टम को। मैं इससे बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त, ये पूरे निजाम को उसी बच्ची की बदवा खा गई है, इन्वर्टेड कॉमर्स, इस पूरे निजाम को उस बच्ची की बदवा खा गई है, और उस जैसी बहुत सारी बच्चियों की। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो ये बैन लगा हुआ था, लेकिन आप देखिए ना, वो उड़ गया था, खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था वजीर दाखिला के साथ? वजीर दाखिला कौन थे? एहसन इकबाल साहब। तो मैं उस वक्त जो है वो मुल्क से बाहर किसी जगह बिल्कुल, ना मैं कोई टीवी पे बात कर सकता था, ना मैं कोई 2-3 वाकया। तो एक तो ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू हुई, उस पर भी मैं गायब टीवी से बैन। एक अजीब मामला है कि कोई खास वाकया पेश आना होता है तो उससे कुछ अर्से पहले मैं बैन हो जाता हूँ। जैसे ये उसामा बिन लादेन वाला वाकया एबटाबाद, डॉक्टर शाहिद से पूछ रहे हैं क्या आप अपना तबसरा करें, डॉक्टर शाहिद बैन है। अच्छा जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत होगी, डॉक्टर शाहिद करें, वो चैनल ही बैन है पूरा। मतलब है कि बाल दफा तो ये जो वाकया पेश आया एहसन इकबाल साहब का, तो मैं बैन था उस वक्त। तो मैं देखा, मैंने कहा यही तो खत्म हो गया था, लेकिन पता चला खत्म नहीं हुआ। एक गोली चली और उसके बाद बहस चलने शुरू हो गई कि क्या उनको एक हाथ पे गोली लगी है, ये दूसरे हाथ पे। याद है आपको? ये तमाशा शुरू हो गया था पूरा, सोशल मीडिया आगे पीछे, ये कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के साथ वाकया पेश आया, फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो जूते वाला। ये बातें जो ये इस वक्त बहुत सोच समझ के, और मैंने कहा ना जैसे बहुत सेंसिबल हो गए, लेकिन वो जो हैवी वेट्स को चाहते हैं ना ऊपर से, तो वो बात अपनी नहीं कर पाते। करें नापसंद करें, आप उनकी बातों से इख्तलाफ करें। तो शेख रशीद साहब को अच्छी तरह करें, आप उनकी बातों से इख्तलाफ करें। तो शेख रशीद साहब को अच्छी तरह पता है, क्योंकि अब पल्स पे उनका हाथ है, उनको पता है कि ये मामला किस तरफ जा सकता है। इसलिए इसको अफवाह तफहीम से हर हाल में रोकना चाहिए।
तो उन्होंने इसीलिए वो कहते हैं ना कि उन्होंने आगे कर दिया कि ओवर टू यू इमरान खान साहब। वो मुशायरा होता था ना तो आगे क्षमा रख देते थे, अब आप वो इधर से, हाँ इधर से, या वो जैसे वो ये म्यूजिक चेयर होती है ना, वो जो बैठ गया वो बैठ गया, जो खड़ा रह गया वो ठुस हो गया। तो आखिर में इमरान खान साहब खड़े रह गए, बाकी सब बच्चे बैठ गए म्यूजिकल चेयर में। या ये कि वो क्षमा आगे रखते 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 वो इस तरह करके एक होता है, ये खेल भी होते हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, बॉल बच्चे फेंक रहे होते हैं एक दूसरे को, म्यूजिक रुक जाता है इमरान खान साहब की तरफ, इसने किया उसने किया उसने किया, इमरान खान। ठीक है, तो आखिर में पॉलिसी इमरान खान। गोली कौन चलाएगा? मामलात मुज़ाकरात से हल करने हैं। ये जीटी रोड की जो सियासत है और ये जो पंजाब की सियासत, इस वक्त अफरा तफरी की जरूरत ना रियासत को था, और ये बगैर वजह की छिड़ा है। आप देखिए अचानक कहां से आया ये कोई महीनों से चल रहा था किस्सा, और ये महीनों से निबट सकता था। बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बातचीत भी हो रही थी, दरमियान में सारे मामलात। ये खामोशी से चीजों को, ये बरीड अलाइव इशू नहीं है कि जिसको दबा दे। मैंने कहा ना, ये और खतरनाक हो जाएगा, लोग चले गए और उनके दिलों में रह गई चीज, ये और खतरनाक हो जाएगा। वोट लेने जाना है ना सबने, लोगों को फेस करना है। अच्छा, तो बात यह है कि इसको बराह करम इसमें उलमा को लाएं, मुज़ाकरात 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 करते जाएं। ये जो बात होती है ना कि रियासत मुज़ाकरात, रियासत बातचीत नहीं करेगी। रियासत कौन, रियासत से क्या मुराद है? तो कौन बातचीत तो करेंगे, लोग करेंगे, बातचीत कर रहे हैं, पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। तो ये इसलिए कहना कि वो मतलब एक बातचीत करके मामलात को हल कराया जाए। अगर ताकत का एवल, तो ताकत का इस्तेमाल कौन करेगा? मैंने कहा पुलिस ने भी हटाए कंटेनर, वजीराबाद पे झड़प हुई है, छोटी सी इतलात आ रही थी, लेकिन तो पुलिस भी खतक जाएगी ना। तो पुलिस को क्या कवर मिल रहा है ऊपर से? क्या प्रॉपर लीगल कवर और सारी चीजें? पुलिस वाले तो आप यकीन करें, ये अच्छे पुलिस वाले, ये जो खड़े होते हैं ना सड़कों के ऊपर डंडे लेके बेचारे, मैं आप यकीन ना, इनके पास इनको कोई सहूलियात मैसर हैं। कोई शोएब सडल साहब ने पूरा पुलिस ऑर्डर वगैरह बनाया था, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हर साल बस ये होता है कुछ अर्से के बाद हुकूमत आती है, उनकी वर्दियां बदल के उसमें पैसे खा जाती है। ठीक है, तो बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बराह करम या तो टाइगर फोर्स को निकालें ना, पुलिस और रेंजर्स क्यों करें, टाइगर फोर्स क्यों ना? टाइगर फोर्स मुझे क्या पता कहाँ है, 10 लाख तो थे ना, मुझे क्या पता कहाँ है टाइगर फोर्स। तो मैं ये यानी संजीदगी से कह रहा हूं कि ये खान साहब के लिए या तकरीर पोस्टपोन करें कल की, क्योंकि ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, और इस तकरीर को मतलब एक बड़ी हसास तकरीर होगी। इसको प्रॉपरली उलमा के साथ डिस्कस करके, किसी की दिल आजारी ना हो, मामलात मजीद ना खराब हो, मजीद ना बिगड़े, या इसको पोस्टपोन करें, फिर दोबारा राब्ता करें। अब देखें, वो लोग जो तहरीक लबैक में नहीं है, वो दरमियान में आए हुए हैं ना। यानी जो आप, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बिल्कुल जो आप समझें कि जो सादा तरीन या सबसे जो नरम मिजाज के आप कहें ना कि उनकी जिनकी तबीयत है, वो तो मुफ्ती मुनीब साहब हैं। मुफ्ती मुनीब साहब ने हमायत कर दी उनकी। देखिए ना, तो बात यह है कि अब इसमें उलमा को डालें, बाकी लोगों को डाल के, एक तो तकरीर थोड़ा सा अगर आगे हो जाए पॉलिसी स्टेटमेंट देने से पहले। ये आपको पता है फेसबुक में क्या हो, इसको भी, ये भी कुछ मुल्की सियासत से ताल्लुक है इसका। जी सर। फेसबुक जो कंपनी है, उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया, उन्होंने नाम रख लिया मेटा। ठीक है, अच्छा, मेटा जो है यानी फेसबुक कंपनी थी जिसको ओन करते थे, जाहिर है मार्क ज़करबर्ग उसको ओन करते थे, और उसका नाम जो है अब कर दिया उन्होंने मेटा। अच्छा, मेटा जो है वो मेटा के अंडर, मेटा के नीचे यानी एक फेसबुक कंपनी थी, उस फेसबुक कंपनी के नीचे फेसबुक थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये मैसेंजर, ये सारी चीजें ये उसके नीचे थी। ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये मैसेंजर, ये सारी चीजें ये उसके नीचे थी। ठीक है, और ये उन्होंने खरीदे हुए थे। मैसेंजर खरीद लिया था 2012-14 में, और ठीक है ना, वो इसी तरह से जो है वो व्हाट्सएप खरीद, बाकी एप्लीकेशन उन्होंने खरीद ली, इंस्टाग्राम खरीद लिया था। तो अब उन्होंने इसको मेटा बना दिया, इसका कंपनी का नाम मेटा कर दिया। ठीक है, 10,000 लोग यूरोप के अंदर मजीद हायर होंगे। अब मेटा क्या है भाई? मेटा का मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बियॉन्ड, यानी आगे, आगे, सोशल मीडिया से आगे। वो कहते हैं कि अब हम मेटावर्स में जा रहे हैं, यूनिवर्सली मेटावर्स। मेटावर्स ये है कि यानी उनका कहना यह है, यानी इसका कॉन्सेप्ट यह है कि ये इंटरनेट की अगली स्टेज, फ्यूचर की स्टेज है।
सही। और ये इस तरह से जो मार्क ज़करबर्ग ने जिस तरह अनाउंस किया, उसने कहा कि जी एक इस तरह समझ लें कि जैसे ये जो एक खास किस्म के हेडसेट्स होंगे जिनको आप लगाएंगे तो फिर उसको लगाने के बाद आप ग्राफिक्स की दुनिया में चले जाएंगे। ये मेटावर्स पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। एक नॉवेल था शायद 1962 वगैरह में, कोई स्नो स्टॉर्म करके, वहां पे मेटावर्स, ये मेटावर्स जो है ना, ये बच्चों के जैसे कार्टून होते हैं ना, कि आप वो एक ख्याली दुनिया में चले गए, ठीक है ना। स्नो क्रैश इसमें इस्तेमाल हुआ था ये एग्जैक्टली, ठीक है। ये स्नो क्रैश में लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका है मेटावर्स का। इसमें होता है कि जैसे कार्टून, उसमें मूवीज में होता है ना कि वो अचानक एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां परियां हैं, जहां जानवर हैं, इमेजिनरी दुनिया में हर चीज आपको नजर आ रही। तो असल में जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आने वाले अरसे में आप जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सोशल मीडिया से हटके आप मेटावर्स में होंगे। मेटावर्स से मुराद ये है कि मैं अगर वो लगा लूं, अभी तो ये तो खेलों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वो बच्चे लगाते हैं ग्लासेस वगैरह और वो खेल रहे होते हैं, ठीक है। आगे ये गाड़ी जा रही है, इसको मारो, ये फायरिंग हो रही है और मुख्तलिफ गेम्स हो रहे होते हैं। लेकिन मेटावर्स को लगाने के बाद फिर यह है कि फिर आप इन रियलिटी, आपका अपना खाका भी होता है उसमें, यानी आप अपना ग्राफिक भी बना सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे है कि जैसे, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो जितना मैं समझाऊं मेटावर्स को, मतलब मेटावर्स एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है फेसबुक अब आने वाले दिनों में। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पीछे रह गया, हम मेटावर्स में जा रहे हैं। इंटरनेट की अगली स्टेज जो 5 और 6G में होगी। और उसमें यह है कि मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं, पता चला मेरे एक तरफ जो है वो सिकंदर आजम आ रहे हैं, घोड़ों पे बैठ के उनकी फौज जा रही है, ठीक है। या मैं एक ऐसी दुनिया में जाने के काबिल हो जाऊंगा जहां पे मेरे रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, मोहल्ला है, गली है, वो जीपीएस के साथ में उधर पहुंच गया, मतलब उसको लिंक करेंगे आगे उसको, मतलब अभी एक इमेजिन हम कर सकते हैं, एक तस्वुर कर सकते हैं कि मैं एक ऐसी दुनिया में चला जाऊं जो मेटावर्स की दुनिया हो। तो इसका कंपनी का नाम मेटा कर दिया है। अच्छा, इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया कंप्लीट कि क्या है, लेकिन मेटावर्स को यही समझा जा रहा है कि एक ऐसी दुनिया वो बनाने जा रहे हैं जो उसकी स्पीच से मकसद, ये हार्वर्ड में था जब इसने ये 2004 में स्टार्ट किया ना, अपने रूम में बैठ के। और ये 37 साल के हैं, 37, ठीक है। दुनिया की जो 5 आईटी कंपनीज हैं सबसे बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी उनमें से एक। तो बात ये सारी, और बड़े स्कैंडल्स, बड़ी सारी चीजें। रिसेंट स्कैंडल आज ही बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर पूरा स्कैंडल छपा हुआ है कि जी उनकी एक एम्प्लॉई जो है उन्होंने बयान दिया कि जी ये फेसबुक थोड़ी सी खराब नाम हो गया, जैसे ब्लैक वाटर का नाम चेंज किया ना, बिल्कुल अलग चीज है ना कि फेसबुक के ऊपर बहुत ही, फेसबुक पे ये होता है, फेसबुक पे तो उन्होंने कहा मेटा कर दो इसको। अच्छा, हालांकि नहीं, हालांकि गूगल को भी गूगल का नाम रख दिया था अल्फाबेट, लेकिन लोगों ने माना ही नहीं उसको। तो ये बहरहाल इसको मेटा को मान लेंगे लोग, लेकिन मेटा के नीचे जो कि फेसबुक पे काम करती रहेगी तो नाम फेसबुक का चलता, कंपनी का नाम मेटा हो जाएगा, नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारा। अच्छा, अब वो जो खातून है उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एलिगेशन लगा, उन्होंने कहा जी तो सारा छुपाया था। आज के वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसके अंदर ही पूरी एक रिपोर्ट आई हुई है कि जी फेसबुक ने छुपाया और ये गलत बयानी की और वगैरह वगैरह वगैरह। 13वीं स्लाइड हमारी, ठीक है ना। व्हाइट हाउस को बताया, वो कह रही है कि वैक्सीनेशन के बारे में मिसगाइड किया, ये मेडिकल इंफॉर्मेशन गलत दी, हेटेड स्पीच फैलाई, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वॉशिंगटन पोस्ट के आज ही स्कैंडल आए हुए। तो जान छुड़ाओ, इससे निकलो बाहर और इसको मेटा बना दो। तो अब एक मेटा की दुनिया और मेटा यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। अब देखना यह कि इनके कंपेटिटर्स चाइना से या बाकी जगहों से कैसे आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे जो अकाबरीन हैं वो भी मेटावर्स में घूमते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है वो एक मेटावर्स में है। वो पहले ही मेटावर्स में जा चुके हैं, एक ऐनक लगा के, वो जहां इधर से शहद की नहरें, इधर से दूध की नहरें, ऊपर से डॉलर टपक रहे हैं। मेटावर्स है ना, मतलब खुशहाल बच्चे घूम रहे हैं बहुत सारे, एक मेटावर्स है। और वो उसको हेडसेट्स को उतारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको उतारेंगे तो गालियां, रोते हुए लोग, गालियां, मुजाहरे, वो कहते हैं फिर लगा लो या फिर मेटावर्स में चले जाओ। तो मेटावर्स में हिरन कूद रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, अरे यार क्या बारिश है, बारिश भी डॉलरों की शुरू हो जाती है, कभी और शुरू हो जाती है, तो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये इनको मेटावर्स से निकाल के रियलिटी में लाना है किसी तरह से, क्योंकि ये एडवांस पार्टी पहले ही लगता है मेटावर्स में पहुंच गई है उसके आने से।
और ये बताना है कि सड़कों के ऊपर लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं। आज महंगाई के ऊपर मुजाहरे हुए, बड़े मुजाहरे हुए पीपल्स पार्टी के मुजाहरे। मैं ये बड़े नेहरू फारी साहब का मुजाहरा यहाँ हो रहा था, शहरी रहमान साहब कराची में थी, इधर उधर पीडीएम निकलेगी, ये भी मौलाना साहब निकलेंगे, मौलाना साहब मुंतजिर हैं, ये मदारिस ताजरों का एहतजाज, मुझे उसका नाम बता दें, एहतजाज नहीं कर रहा। अब ये ना बताएं कि कौन एहतजाज कर रहा है, अब ये बताएं कि कौन एहतजाज नहीं कर रहा। मतलब उस आदमी, उस फ्रॉडिये को ढूंढ के दिखाएं जो एहतजाज नहीं कर रहा। उससे पका कोई झूठा नहीं है जो इस वक्त एहतजाज नहीं कर रहा। हर आदमी चाहे घर में बैठा हो, एहतजाज करने का मतलब ये नहीं होता सड़कों में निकले। जो घर में कोसरा हो बैठ के, कोई खातून खाना रो रही हो अपना सर पकड़ के, कोई बच्चे चीख रहे हो, कोई टे टे पे पे घर में लगी हो, कोई कुछ हो रहा हो, मतलब उस झूठे को ढूंढ के दिखाएं जो इस वक्त एहतजाज नहीं कर रहा, दिल ही दिल में नहीं कोस रहा। एहतजाज तो सब कर रहे हैं, तरीकाकार मुख्तलिफ है। बराह करम फौरी तौर पे मुज़ाकरात का रास्ता खोलें इमरान खान साहब, और वहां देखें क्या हो रहा है। इटली में क्या हो रहा है? इटली में G20 के इजलास में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया बैठ गए हैं। चाइना, प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई है पोप से, बड़ी लंबी मुलाकात, 90 मिनट की मुलाकात वेटिकन सिटी में। हाँ, वो ये 20 बड़ी बाइडेन की मुलाकात हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बड़ा जरूरी था पोप से मिलना। बिल्कुल सर। और चाइना और रशिया नहीं पहुंचे, वो वीडियो पे होंगे। और जो है वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को बिठाना है आमने सामने, क्योंकि वो जो 66 अरब डॉलर्स की डील खराब हुई थी ऑकस की, उसको ठीक करना है। सही हो गया। और इंडिया कह रहा है कि हमने चाइना की सरहद पे अमेरिकन वेपन्स लगानी शुरू कर दी। अमेरिकन वेपन्स खास तौर पे वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि अमेरिकन वेपन्स हम चाइना की सरहद। कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्टर साहब क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं हमारे साथ। मेटावर्स में बैठा है इंडिया में, मोदी सरकार में मेटावर्स। सही है सर, इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि भारत ने कहा है कि बॉर्डर एरियाज पे चाइना के अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो वहां पे। एक तो गुजारिश इमरान खान साहब से, तकरीर को डिले करके थोड़ा सा उलमा को दरमियान में डालें। तारिक जमील साहब अगर आने को तैयार हों, तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, बाकी शख्सियात जो भी इमरान खान साहब के जहन में है, वो शख्सियात दरमियान में आके इसको मुज़ाकरात से हल करें। ताकत के इस्तेमाल से ये मामला खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और वो जो शोहदा हैं, पुलिस ऑफिसर्स, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो दरमियान में आए। और वो जाहिर है वो सरकारी, वो शहीद हैं, वो तो सरकारी अपनी ड्यूटी पे उनकी जाने गई हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ बात ही कर रहा हूँ कि इसको मुज़ाकरात से इसको नहीं, ये ईगो का इशू नहीं है, और ये कभी भी इस तरह से नहीं होता। ठीक है, पंजाब के अंदर कैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, क्या सारा, मतलब उसको तरीके से। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है, ग्लोबल टाइम्स ने आज तड़ी लगा दी है, प्रॉपर तड़ी ताइवान को, प्रॉपर। और वो जो पहली स्लाइड है हमारी के, वो कहते हैं कि जी जो ताइवान की प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कि साइज शोज ऑफ यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन ताइवान विल बी पनिश्ड इवेंचुअली। सजा मिलेगी, वो गब्बर सिंह ने कहा था ना, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये वो वाला डायलॉग है। ठीक है, यानी चाइना क्योंकि ताइवान में मौजूद है अमेरिकन फौज, इसलिए सजा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और फिर साथ ही उसके बाद रेड लाइन आराम से उन्होंने दूसरा ये लगाया है कि जी जो सेकंड स्लाइड है कि रेड लाइन, यूएस ट्रूप्स मस्ट नॉट स्टेशन इन ताइवान ग्लोबल सेमी टेरिटोरियल, यानी यहां से आप बाहर चले जाएं। अच्छा, और उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो लेबनान से खबर आ रही है। लेबनान वालों ने कहा है कि जी हमें ये जो ब्लास्ट हुआ था पिछले साल बेरूत का, रशिया से रिक्वेस्ट की है कि हमें उसकी सैटेलाइट इमेजेस दें। ये कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। रशिया से कहा है उन्होंने कि हमें सैटेलाइट इमेजेस दें। हम ये जो तास वाली खबर दे रहे हैं ना, 4th स्लाइड, कि रशिया से कहा है कि हमें सैटेलाइट इमेजेस दें उस दिन, क्योंकि रशिया, जाहिर है रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सैटेलाइट हर वक्त मॉनिटरिंग होती है 24 घंटे। तो उस दिन क्या हुआ था, हमें जरा आप एग्जैक्ट बताएं कि 4 अगस्त 2020 को वाकया क्या हुआ था। ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट की गई है लेबनान की तरफ से रशिया से। सही, ठीक है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए, ये जो एक अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया है इंडिया ने, जिसके बारे कहते हैं 5000 किलोमीटर तक उसका है, तो 5000 किलोमीटर यानी चाइना को तड़ी इंडिया की तरफ से। बड़ी बात है भाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है इसका भी वो क्या ताइवान के बारे में ना जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा।
अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या तड़की लगाई है उस पर कि इंडिया मिसाइल टेस्ट सीन एज वार्निंग टू चाइना। अच्छा, आफ्टर ब्रेकडाउन इन बॉर्डर टॉक्स, यानी जब जब मुज़ाकरात खत्म हो गए तो इंडिया ने तड़ी लगा दी चाइना को। जो हमारे यहाँ तड़ियाँ नहीं लग रही, हर दूसरे दिन तड़ी लगती है, उठा के फेंक देंगे, मार देंगे, डाल देंगे, कूट देंगे, ये इस तरह वहाँ वो चाइना को धमकियाँ लगा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कोई नया लफ्ज़, ऐसे मेरी गुजारिश है काबरीन से, ये थोड़ा पिट गया, बोर हो गए हैं, पता है, ये बोर हो गए हैं लोग। मोदी का यार, इंडियन साजिश, यहूदी साजिश, कादियानी कार्ड, इससे कोई नई चीज़ जो है ना, अमेरिका का एजेंट, मतलब ये कोई नई चीज़ निकालें ताकि लोगों की इसमें दिलचस्पी पैदा हो। मतलब ये बोर हो गए हैं थोड़े से लोग ना इस बात से। अचानक मतलब ये कोई सोचते हैं इसके बारे में, कोई नई जो है ना साजिश का टाइटल अच्छा सा निकालें। अच्छा, उसके बाद जो है तो ये हो गया। अच्छा, साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खूब खबर लगाई है जनाब, इंडिया डिप्लॉयज गेम चेंजर यूएस वेपन्स। हाय हाय, यूएस नहीं, वो कह रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है आज, आप दोबारा देखें 16वीं स्लाइड, कि इंडिया ने मिसाइल टेस्ट किए है, वार्निंग टू चाइना। इंडिया ने आगे से क्या लिखा है कि इंडिया डिप्लॉयज गेम चेंजर यूएस वेपन्स। हमने तो अमेरिका के वेपन्स लगाए हैं चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा, चिनॉक उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं और बाकी जो उनकी राइफल्स हैं और वो जो लाइट वेट और वगैरह 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 वो सारे लगा दिए। और उसके बाद जो है, यानी अब आप मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन तो एक्सलेशन की तरफ जा रही है, इनको एक्सलेट नहीं करना, ये किसी तरह से इंडिया को चाइना के साथ इनके मुज़ाकरात आगे जाके, लेकिन ये उस वक्त होगा जब एक पॉलिसी पे वो ठहरेंगे ना कि ये हमारी ये पॉलिसी है, मतलब, और उस पॉलिसी के अंदर जैसे कह रहे हैं एक कैनाल बन रही है कोई जो अगले साल जून तक मुकम्मल होगी, एक रोड बन रहा है जो अगले 5 साल में आएगा। मतलब ये आप तस्वुर कर सकते हैं कि चाइना के बारे में आपको पता है बीजेपी की पॉलिसी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा प्रोग्राम में, कभी बाद में बात करेंगे। ये फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक जो न्यूक्लियर की पाकिस्तान इंडिया का, बीजेपी ये खास पॉलिसी रखती है कि हम जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। उनकी वो रवायती बीजेपी की। चाइना के बारे में क्या पॉलिसी है? एक मिसाइल चलाएंगे तो फिर क्या होगा? और क्या चाइना नहीं, एक मिनट, चाइना से लड़ने के लिए तैयार है? नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल है। तो मसला ये है कि ये इन्होंने ये तो चला दिया, तो अब इसको टेस्ट कर लिया, पता नहीं कहाँ गिरा, क्या हुआ, लेकिन ये है कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि चाइना को तड़ी लगी। अब चाइना की तरफ से क्या रिस्पांस आता है? भाई चाइना की तरफ से जो है वो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है? अल्लाह करे रिएक्शन ही आए, रिस्पांस ना आए, ठीक है ना। रिएक्शन ये होता है जो खबरें अपने बयान, रिस्पांस कुछ और होता है, ठीक है। पाकिस्तान रिएक्ट कम करता है, रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है, ठीक है। जो मतलब है कि बाज़ मुल्क जो हैं वो शोर ज़्यादा मचाते हैं, रिएक्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान रिएक्ट कम करता है, रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है। अच्छा, तो इंडिया में ये मोदी सरकार के दौर में ख़ास तौर पे इतना रिएक्शन ये हो गया, शोर, बयान, वो उधर से ये आगे पीछे सुबह शाम टक चल रहा, लेकिन जो रिस्पॉन्स का टाइम होता है उस वक्त वो ठुस खामोश, ठीक है। और इसमें अब ये देखना है कि ये G20 समिट से क्या सामने निकल के आता है। मैक्सिको, जापान, काफ़ी उसमें लोग नहीं आ रहे, लेकिन ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि दूसरा विजिट है उनका यूरोप का, मुलाकात उनकी 1-on-1 होने जा रही है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी, जिनसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टर्की जिसने कहा था कि 10 एम्बेसडर्स को हम पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देके निकाल सकते, वो टर्की थोड़ा सा उन्होंने अपनी बात को रिव्यू किया, जिसके नतीजे में रजब तय्यिप एर्दोगान मौजूद हैं। फर्ज करें उस वक्त वो एक स्टेप ले लेते तो ये मामला, वो G20 के मामले उनका खराब। तो G20 जो है, ये G20 जो है ये दुनिया की, आप समझ लें कि 20 बड़ी मईशतें, और वहां मुजाहरे हो रहे हैं वही क्लाइमेट चेंज पे। वो हमेशा क्लाइमेट चेंज, वो कहते हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये तुम ही तो हो जिन्होंने पैसा बनाने के चक्करों में सारा मौसम का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है। कि अब देखिए ना, पाकिस्तान में पता ही नहीं चल रहा सर्दियां कब आती हैं, फल कब आता है, आम का मौसम कब आया, कब खत्म हो गया, मतलब बारिशें कब हो रही हैं, कब खत्म हो रही हैं। पहले आप यकीन करें चंद साल पहले तक बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट होता था, ये महीने हैं जिनमें बारिशें होनी है, ये महीनों में सर्दियां आनी है, ये महीने आ रहे हैं भाई, अच्छा ये महीना है, अच्छा बचो जरा रजाइयां निकाल लो, उनको जरा धूप लगवा दो,
ठीक है, अब पता ही नहीं चलता धूप कहाँ है तो रजाइयाँ कहाँ हैं तो क्या है। और कपड़े भी लोग गर्म इसलिए भी निकाल के पहनते हैं कि फैशन दिखाना तो होता है ना कि हमारे पास स्वेटर है, हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा एक कोट है। तो अब मसला ये है कि वरना तो सर्दी वर्दी तो नहीं है कोई, ठीक है। अब इशू ये है सारा कि ये क्लाइमेट चेंजेस हैं, और क्लाइमेट चेंजेस आर्कटिक से लेके और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहां तो वो मुजाहरे हैं G20 के बाद। G20 कहां हो रहा है? इटली, ठीक है। और इटली का फायदा उठाते उठाते इटली गए हुए थे, तो इसलिए इटली में फिर एक रियासत के अंदर रियासत, रियासत के अंदर रियासत कौन सी? वेटिकन सिटी, ठीक है। तो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई। ये उनकी गालिबन चौथी मुलाकात है पोप के साथ। नहीं, ये हम इसमें तो कल बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे पोप के साथ। इसलिए एक तो ट्रंप ने बड़ी गड़बड़ की हुई थी ना। ट्रंप का बस चलता तो वो अपने को पोप अनाउंस कर देता, ठीक है। मसला ये है कि ट्रंप ने तो बिल्कुल पोप के साथ कैसे उठना है बैठना है, मतलब क्या वो तरीका, वो बिल्कुल ट्रंप ने तो अजीब उसका था रवैया। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन गए, और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी एहलिया डॉक्टर जिल बाइडेन, उसके बाद एंथनी ब्लिंकन, उसके बाद जनरल ऑस्टिन लॉयड, उसके बाद तमाम उनकी जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद, और बड़े तरीके के साथ उन्होंने यानी इस मौके को पूरा जो एक आप समझें कि उनकी ये मीटिंग, इसको बड़ा पब्लिसाइज भी, इसको प्रॉपर, यानी जो इटली के जो थे या बाकी जो रहनुमा उनको सबको ठंड करा के ना साइड पे, वो पोप के साथ मीटिंग इतनी हाईलाइट अमेरिका में हो रही है कि जी जैसे मतलब बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं वो जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था कि वो जो एक आप समझ लें कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी मॉडरेट जो तरीके से पूरी दुनिया में रहने वाले, में इंतहा पसंद भी नहीं, पोप तो बड़े अमन का पैगाम देने वाली शख्सियत है ना। पोप जो है बड़े बहुत अमन, बहुत दुनिया के अंदर वो। तो अब बात ये सारी कि उनसे मुलाकात की तो सॉफ्ट इमेज, जब आज जाना सारे जा रहे हैं इज्जत से बात। अब यहाँ ट्रंप होता है की जगह तो ऐसे यूं खड़ा हो जाए ऐसे करके, ये कौन है भाई तू, मतलब वो ट्रंप तो एक अपनी जगह एक शाकार था ना बहुत बड़ा। तो मसला ये है कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज प्रेसिडेंट बाइडेन ने दुनिया को दिया। और दोबारा यूरोप में वो गए हैं, और यूरोप में जाके दोबारा उनका यही मैसेज होगा कि अमेरिका यहां मौजूद है। अमेरिका की डिफैक्टो यानी प्रॉपर नहीं, डिफैक्टो एक छोटी मोटी सी एम्बेसी काम करती है ताइवान में, जो है भी और नहीं भी है। अच्छा, तो उन्होंने बयान दिया है कि हम ताइवान के साथ हैं। अच्छा, ताइवान के अंदर जो अमेरिका की वो उनका एक मतलब है कि आप समझ लें वो डिफैक्टो एम्बेसी है, मतलब वो एम्बेसी है भी नहीं भी है, उसको ऑफिशियल एम्बेसी नहीं कहते, अमेरिकन सेंटर कहते हैं। वहां पर जो उनके डायरेक्टर उन्होंने कहा कि जी हम ताइवान के साथ हैं। बाइडेन नहीं बोले। अच्छा। आपको याद है बाइडेन ने एक दफा ताइवान के बारे में बात कर दी थी, बाद में हो गया था स्लिप ऑफ टंग। अभी 15 दिन पहले स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई। उन्होंने कहा जबान नहीं फिसली तुम्हारी, तुमने ताइवान का नाम, उन्होंने कहा मेरी जबान फिसल गई है। व्हाइट हाउस ने क्लियर किया, नहीं मेरे मुंह से ताइवान नहीं, मेरे मुंह से कुछ और निकलना था, तो वो फंस गए थे। ये तो हाल है दुनिया का। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत। ये मेटावर्स आज है ना, मैं भी सोच रहा हूँ मेटावर्स लगा के मैं भी जो है ना एक ऐसे तस्वुर में जाके अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।